आप सभी का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज आर्यावर्त एक्सप्रेस ने प्रशांत जी और उनकी पूरी टीम ने मिलकर जो पूरा संयोजन किया है, इतना शानदार कार्यक्रम आयोजन किया है। बहुत मेहनत की है, दिन रात में देखा है उनको, दिन रात उन्होंने मेहनत करके इसका आयोजन किया है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार तालियों से उनका भी स्वागत तो होना बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ प्रशांत जी, कि प्रशांत जी आपने मुझे आमंत्रित किया। सुनिएगा सर, प्रशांत जी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया, बोलने का अवसर दिया, और कुल मिलाकर आज आपने साबित कर दिया कि एक पुरुष ही दूसरे पुरुष को बोलने का अवसर दे सकता है। वरना स्वाति जी गवाह है, आज तक किसी महिला ने किसी पुरुष को बोलने का अवसर नहीं दिया। थोड़ा सा खुल जाइए, थोड़ा मस्ती में आ जाइएगा, क्योंकि आप मस्ती में आएंगे तो मुझे सुनाने में मजा आएगा, आपको सुनने में मजा आएगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा। मैं ये चाहता हूं कि देखिए, ये जो पल है ना, हंसी खुशी के जो पल हैं, ये हमें बहुत मुश्किल से मिलते हैं सर। कल तो आएगा, लेकिन ये पल लौट के नहीं आएगा। आदमी की जिंदगी में बहुत टेंशन रहती है, लेकिन ये पल नहीं मिलते, तो इस पलों का पूरा आनंद लें, एक एक पलों को जिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने साथ दिया तो आज का हो सकता है आपको मेरा शक्ल याद ना रहे, आपकी शक्ल याद ना रहे, हमारे नाम आपको याद ना रहे, लेकिन आज का दिन आप सबके लिए यादगार बना के जाऊंगा, इतना मेरा आपसे वायदा है। तो आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है। इस कार्यक्रम का मुझे याद है कि करीब 1 महीने पहले प्रशांत जी का फ़ोन आया मेरे पास में, और बात हुई कि 6 अगस्त को आना है, कार्यक्रम है। उनका ठीक है। आज मैं बोला चलो अच्छी बात है, समझदार लोगों के साथ में कार्यक्रम होगा तो और अच्छा लगेगा, इसके अंदर में क्या है। लेकिन भाई साहब उसके बाद तो हर दूसरे दिन फोन, तरुण जी याद है ना, मैसूर के लोग समझदार बहुत हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, 4 दिन पहले तो रात को 12 बजे फोन आ गया। अरे तरुण जी क्या कर रहे हो? अब एक भला आदमी रात को 12 बजे क्या करता है उसके अंदर में? मेरे कुछ विशेष काम था। बोले नहीं विशेष नहीं, बस वो याद दिलाना था आपको, मैसूर के लोग। और भाई साहब बाकी तो छोड़ो, आज सुबह आया यहाँ पे, जैसे ही सुबह यहाँ पे पहुंचा उन्होंने बड़े प्यार से गले लगाया, बुलाया, बिठाया। बोले थके हुए होंगे, चलो सफर के, एक काम करो चाय मंगाता हूँ आपके लिए। चाय मंगाई, चाय मंगा के मैंने कप फोटो से ही लगाया था। तरुण जी याद है ना, यहाँ के लोग समझदार बहुत हैं। भाई साहब मेरा कप हाथ में रह गया, मैंने कप को साइड में रखा और मैंने हाथ जोड़ दिए। मुझे प्रशांत जी ये बताओ कि यहां पर सारे ही समझदार हैं या 2-4 बेवकूफ भी हैं? बोले नहीं यहां पे तो कोई बेवकूफ नहीं, यहां सब समझदार है, हमें तो बेवकूफ बाहर से बुलाने पड़ते हैं। मैं बोला उसके लिए क्या करते हो? कहने कभी सम्मिलन कराते हैं ना। भाई साहब घनघोर बेइज्जती आते ही कर दी थी उन्होंने हमारी, लेकिन पेमेंट अभी तक हुई नहीं है, इसलिए चुप रहना पड़ा। अच्छा इतने से बस नहीं चला उनका, फिर बोले कि अच्छा तरुण जी ये बताओ, अभी जैसे उनका आपने देखा कीड़ा है उनके अंदर में, एक कविता बोलने का कीड़ा उनके अंदर में है ऑलरेडी, वो कवि हैं। तो बोले तरुण जी ये बताओ, ये हास्य कवि कैसे बनते हैं? ये स्टैंड अप कॉमेडियन, हास्य कवि, ये सब कैसे बनते हैं? मैं बोला ये छोड़ो ना प्रशांत जी, ये कुछ भी नहीं है। जो आदमी आधा पागल होता है वो हास्य कवि बन जाता है। अच्छा इतने में बस नहीं हुआ, फिर बोले अच्छा अगर कोई पूरा पागल हो तो? मैं बोला फिर वो अपना 3-4 कवियों को इकट्ठे करके कवि सम्मेलन कराने लगता है। बहुत प्यारे इंसान है सर, मेरे बहुत मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, और 10 साल यहाँ से मैं मेरे ख्याल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, और 10 साल में हमने बहुत कार्यक्रम साथ में किए हैं। करीब हर कार्यक्रम में मैं उनके साथ में रहा हूँ। खासतौर से कवि सम्मेलन में बेंगलोर में बहुत सारे कार्यक्रम हुए, वहाँ भी मैं था। फिर पिछले साल हमारा गोवा के अंदर कार्यक्रम हुआ, उसमें भी मैं आपके साथ में था, और आज मैसूर में हूँ। आज आपके मैसूर कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है। मैं उसकी आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और इतनी शुभकामनाएं देता हूँ कि हिंदुस्तान के हर राज्य के अंदर के हर शहर के अंदर में, बड़े से बड़े शहर के अंदर में आपके कार्यालय खुलें, और आप इसी तरह कार्यक्रम कराते रहें, और इसी तरह हम आते रहें, आपका ऐसे कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे और हम भी उसमें शरीक होते रहे। एक बार जोरदार तालियां पूरा हो जाए आर्यावर्त के लिए। कहने की बात नहीं, आप सब समझदार हैं, आप बहुत प्यारे लोग हैं, और आज के लिए तो आज हमारे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप बहुत मेहनती, जितना मैंने सुना है ना प्रशांत जी मैसूर, आप बहुत मेहनती और ईमानदार हैं। आपके दिलों में सबके लिए प्यार है, आप कभी किसी का बुरा नहीं करते,
और आप ऊपर वाले के सिवा कभी किसी से नहीं डरते। आपकी अपनी एक अलग पहचान है, आप मिट्टी से जुड़े हुए इंसान हैं। आपने अपने लगन से, अपने परिश्रम से आज ये मुकाम हासिल किया है। आपने किसी से कभी कुछ लेने की कोशिश नहीं की, हमेशा दूसरों को दिया है। आपने अपने दर पर आए हुए किसी भी जरूरतमंद को कभी खाली नहीं लौटाया। और इतनी तारीफ करने के बाद में भी एक आदमी ने ताली नहीं बजाई। अरे लानत है यार, बेकार में इतना मक्खन लगाया। खैर, बड़ा अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, मैं उसको आगे बहुत अच्छा लगा। आप जैसे दोस्त मिल जाएं तो जिंदगी से चाहत हो जाती है। आप जैसे दोस्त मिल जाएं तो जिंदगी से चाहत हो जाती है। फिर धीरे 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 आपकी आदत हो जाती है। मैंने आज तक ईश्वर, अल्लाह, जीसस या गुरु गोविंद सिंह को तो नहीं देखा, बस आप जैसे दोस्तों के सामने सर झुका देता हूँ। मेरी इबादत हो जाती है, मेरी इबादत हो जाती है। और मुझे इजाज़त दीजिएगा कि मैं कार्यक्रम को थोड़ा शुरू कर सकूं और थोड़ा सा और खुल जाइएगा। थोड़ा और खुलेंगे तो मुझे मज़ा आएगा इसके अंदर कार्यक्रम के। और मैं कार्यक्रम शुरू करूं इससे पहले मैं अपने जो कवि मित्र हैं उनका परिचय आपको करा दूं। आप ये सबसे पहले मेरे नज़दीक बैठे हुए हैं डॉक्टर प्रेम तन्मय, आपका नाम है। और आप देखिएगा उनकी वेशभूषा देखिएगा, बिल्कुल उनका चेहरे पे मतलब बाल, सफ़ेद बाल जैसे थोड़े आधे अधूरे बाल हैं, कुछ दाढ़ी भी है, चश्मा भी है, एक झोला भी आपने नीचे रखा हुआ है। बिल्कुल एकदम कॉमन जो मैन होता है ना भारतीय आदमी, उसकी बिल्कुल छवि आपको उसमें दिखाई देगी। आप ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं, रोज पूजा करते हैं? कौन कहता है भगवान, वो है ना एक, कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अब रोज जब ये पढ़ते हैं तो मैं इनको रोज अक्सर देखता, कई बार देखता हूँ। मैं पूछा, तन्मय जी आप ये इतना रोज भगवान को बुलाते हैं, भगवान बुलाते हैं, जिस दिन भगवान आ गए तो आप क्या करेंगे? कह ले करना वरना बात की बात है तरुण जी, पहले तो कंफर्म करूंगा कि वो आए हैं, बुलाया है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप उधर प्राची मिश्रा जी हैं, मेरे बिना कहे जो आपने प्राची मिश्रा जी के लिए तालियां बजाई, मैं इतना तो समझ में आ गया कि मैसूर वालों की पास की नजर कैसी भी हो, दूर की कुछ ज्यादा ही तेज है। प्राची मिश्रा जी जितना सुंदर दिखती हैं, उससे भी खूबसूरत अंदाज में वो लिखती हैं, और जितनी खूबसूरत वो लिखती हैं उससे भी खूबसूरत अंदाज में वो पढ़ती हैं। तो एक बार जोरदार तालियां प्राची मिश्रा जी के लिए हो जाए। प्राची मिश्रा जी आपके बीच में, थोड़ा आप मेरी तरफ देख लीजिएगा, और मेरे लिए भी थोड़ी सी बजा देंगे तो शायद मेरा भी थोड़ी इज्जत बच जाएगी, कि बिना कहे तो आप बजाएंगे नहीं मेरे लिए। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने मेरा परिचय तो दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं बहुत बड़ा कवि हूं। मतलब हंसने की बात नहीं, वाकई में बहुत बड़ा हूं। अच्छा, पहले तो मैं कई बार कह दिया करते थे मैं छोटा सा हूं, मैं छोटा सा आदमी हूं, मैं छोटा सा कवि हूं। एक दो आयोजकों ने पैसे काट लिए, 5,000 रुपये काट लिए। उस दिन से मैंने कसम खा ली कि मैं अपने को छोटा नहीं बताऊंगा, मैं ये कहूँ मैं बहुत बड़ा हूँ। हो सकता है मैं बड़ा कहूँ तो प्रशांत जी और थोड़ा 5,000 रुपये मिला के देते हैं उसके अंदर में। तो खैर आइए कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने के लिए हम हमेशा जब भी अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो माँ शारदे की वंदना से करते हैं। हम माँ शारदे का आह्वान करेंगे, और माँ शारदे के आह्वान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ लक्ष्मी स्वरूपा प्राची मिश्रा को कि वो आएँ और माँ शारदे का आप आह्वान करें। जब एक लक्ष्मी पुत्री माँ शारदे का आह्वान करेगी तो माँ शारदे को आना ही पड़ेगा। एक बार जोरदार तालियां प्राची मिश्रा जी के लिए। शारदे माँ शारदे, विद्या विनय का सार, हे शारदे माँ शारदे, विद्या विनय का सार, इस ज्ञान सुर सरी को है धवले, इस ज्ञान सुर सरी को है धवले, नित नवल संचार दे, हे शारदे माँ शारदे, विद्या विनय का सार, वर दीजिए वीणा पाणी, वर दीजिए वीणा पाणी, अंतः तिमिर का नाम
बहुत सुंदर पाचन जी। बात हम ये मान के चलते हैं कि मां शारदे ने अपना आसन ग्रहण कर लिया है और अब उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर आपने वंदना पढ़ी और सुर भी बहुत अच्छा था। मेरा भी बहुत मन था कि मैं भी इसी तरह से गा सकूं। कोई नहीं, मेरे चलेगा, मेरा चलेगा, कोई बात नहीं है। मेरा बहुत मन था कि मैं भी गा सकूं और यकीन मानिए मैंने, सर सुनिएगा, मेरी भी सुनिएगा, कि यकीन मानिए मैंने सुबह को 4 बजे उठ के रियाज भी करना शुरू किया सर। लेकिन जब से पड़ोसियों ने गला दबाने की धमकी दी है, मुझे बंद करना पड़ा। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी, देखो हर आदमी को टेंशन रहती है, हर आदमी टेंशन में, लेकिन आज टेंशन भूल जाते हैं। देखिए आज हर आदमी टेंशन में है सर। अच्छा आदमी छोड़ो सर, महिलाएं तक टेंशन में है। हालांकि किसी के पिताजी में हिम्मत नहीं है महिलाओं को टेंशन दे सके। और मेरी बात को यकीन ना होता, एक बार अपनी वाली को दे के देख लो, फिर तो भाभी जी डिसाइड करेंगी टेंशन बचेगी या आप। अच्छा महिलाओं को क्या होता है कि महिलाओं को टेंशन जो होती है ना, कई बार ऐसा आप देखा होगा कि महिलाओं को जब टेंशन होती है, गोलगप्पे के जब ठेले पे खड़ी होती है तब बहुत टेंशन होती है। जब वो गोलगप्पे के खूंचे पे खड़ी होती है ना, खूंचे पे एक गोलगप्पा मुंह में, दूसरा गोलगप्पा उनके हाथ में जो प्लेट होती है उसमें, तीसरा गोलगप्पे वाले के हाथ में, अच्छा चौथा गोलगप्पा महिला के यहां पे अटका हुआ है, वो नीचे नहीं जा रहा क्योंकि पांचवा जो यहां है वो उसको जगह नहीं दे रहा है। और महिला की सबसे बेचारी की टेंशन क्या रहती है कि उस गोलगप्पे वाले को घेर के एक 7-8 महिलाएं खाली प्लेट लिए हुए उसकी अंदर टुकुर उसको देख के टुकुर ऐसे देख रही होती हैं जैसे ये दोनों पीछे बैठे मुझे देख रहे कि इसका खत्म हो तो हमारा नंबर आए। लेकिन फिर भी महिलाओं को टेंशन होती है। अच्छा महिलाओं को सबसे ज्यादा टेंशन कब होती है? महिलाओं की सबसे बड़ी सर एक ही टेंशन है सर, महिलाओं की सबसे बड़ी टेंशन है उनकी उम्र के बढ़ते हुए साल। महिलाओं की सबसे बड़ी टेंशन है उनकी उम्र के बढ़ते हुए साल। जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है उनकी टेंशन बढ़ती है। वो तो अच्छा हुआ आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह है, महिला चाहे 25 की हो चाहे 55 की, सारी 18 की नजर आती है। नहीं आपका सीक्रेट पता चल गया है। मैं बात बोल दीजिए आप। नहीं ये इस पे मैं जरूर बोलूंगी, वो जो आपने नाम के आगे तरुण लगा वो हम यूज करने वाले। जी 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 पता चल गया ना वो सीक्रेट। जी जी बस उम्र की गाड़ी को चला रिवर्स गियर में डाला हुआ और कुछ भी नहीं है। तो महिला चाहे 25 की हो चाहे 55 की, दोनों 18 की नजर आती हैं। और ये तो अगर कभी असली में मिल जाए फेसबुक वाली इंस्टाग्राम वाली, तब पता चलेगा जिसको तुम आलिया भट्ट समझ रहे थे वो तो अलाउद्दीन खिलजी निकली। अच्छा गलती से अगर कभी आप इनका आधार कार्ड देख लो तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आर्यावर्त एक्सप्रेस या परिवर्तन के अंदर में विज्ञापन छपा हो, इस लाश को पहचानिए। तो महिलाओं की टेंशन है उम्र की बढ़ते हुए साल। और देखो दोस्तों तालियां तो इस बात पे हो जाना, खुल के आ जाइए थोड़ा मेरे साथ में, क्योंकि आप खुलेंगे तो मेरा मन खुलेगा, मेरा मन खुलेगा तो और अच्छा मैं सुना सकूंगा। तो महिलाओं की सबसे बड़ी टेंशन है उनकी उम्र के बढ़ते हुए साल, और हम पुरुषों की सबसे बड़ी टेंशन है हमारे सर के झड़ते हुए। आदमी को दिल टूटने का उतना गम नहीं होता जितना बाल के टूटने का होता है। सर के कुछ बाल बेवफा क्या हो गए, सर के कुछ बाल बेवफा क्या हो गए, हम क्या हुआ करते थे और क्या हो गए। सर के कुछ बाल बेवफा क्या हो गए, हम क्या हुआ करते थे और क्या हो गए। सारी उम्मीदें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी हैं। और क्या बताए साहब, अब तो हमसे 5 साल बड़ी महिलाएं भी हमें अंकल कहने लगी। तो बालों को टूटने का बहुत गम होता है। देखिए हर आदमी टेंशन में, टेंशन देखिए कहीं से भी आ जाती है। अभी कोई एक आदमी था, वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गया, तो उसने जब वापस आया तो बच्चे के हाथ में 50 रुपए देने लगा। अब जैसा अक्सर होता है दोस्त ने उसे रोका, ये नहीं बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं चलेगा, ये गलत बात है, ये सब हम ये रुपए रखेंगे और इसको रुपए को वापस लो। जो आदमी था उसका मेहमान आया, मेहमान बोला ये तुम चुप रहो जी, हम तुम्हें थोड़ी दे रहे हैं, हम बेटे को दे रहे हैं, और तुम क्या समझते हो तुम्हारा ही बेटा है। अगला बेटा टेंशन में, 50 रुपए बाप चेंज हो गया बेचारे का।
तो देखिए टेंशन कहीं से भी आ जाती है। टेंशन की मैं बताऊं, आज सुबह ये प्राची जी ये सैंडल आपने मतलब कि ना अच्छा दिखाई नहीं दे रही अभी वो, अभी प्राची जी आई वहां से बेंगलोर से आई, तो मैंने देखा इनकी सैंडल बहुत अच्छी सैंडल लगी। मैंने पूछ लिया, अरे प्राची जी सैंडल कहाँ से ली, बड़ी सुंदर। अरे सुन तरुण जी मैं तो बहुत टेंशन में थी। उनका क्या हो गया, टेंशन क्या हो गया? अरे मुझे मैसूर आना था, एक ढंग की सैंडल नहीं मिल रही थी। उनका फिर कहने लगा मैं तो बड़े बड़े मॉल गई, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गई, सब जगह गई, कहीं ढंग की सैंडल नहीं मिली। उनका फिर क्या किया? कहला फिर मंदिर गई, 2 जोड़ी लेके आई। बहुत प्यारी सैंडल आप देखिएगा, बहुत अच्छी सैंडल उन्होंने पहनी हुई है। और आप भी कभी ना मिले तो आपके पास में ऑप्शन आपको मिल गया है कि कहां से ले सकते हैं। तो एक बार अच्छा कई बार क्या होता है आपने देखा होगा प्रशांत जी कि बहुत से लोगों को कुत्ते पालने का शौक होता है। मैं टेंशन बताऊं, टेंशन कहां से आती है? बहुत से लोग भाई सब कुछ सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, सब लोग सामने बैठे तो मुझे थोड़ा सा वो डिस्टर्ब होता है सर। सुनेगा अच्छा, आपको हिंदी मालूम होता है ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ ना? ಅರ್ಥಾಗಿಲ್ಲ? अरे यार नನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ ना सर। अर्थ ಆಗತ್ತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ सर जी। तो प्रशांत जी क्या हुआ कि देखिए बहुत से लोगों को आपने देखा कुत्ते पालने का शौक होता है। तो मेरे पड़ोस में ही बहुत सारे लोगों ने कुत्ते पाले हुए हैं। वो महिलाएं अक्सर शाम को निकलती हैं और वो कुत्ते को साथ में लेके निकलती हैं। अब हमारी जो बेगम है वो भी बोली कि भाई मैं भी शाम को घूमने जाया करूंगी, लेकिन परेशानी तो ये थी कि हमारे घर में कुत्ता नहीं है। वो तो खैर मैं था तो इसलिए कुत्ता लाने का खर्चा बच गया। आज प्रशांत जी ने बुला लिया तो बेचारी नहीं जा पाई होगी। तो देखिए टेंशन तो ऐसा है, टेंशन कहीं से भी आ जाती है, टेंशन की कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा टेंशन में पिछले दिनों में टेंशन में था, मैं आपको इसलिए सारी टेंशन की बात कर रहा हूं कि आप लोग टेंशन से थोड़ा फ्री हो जाए। आपको ये लगे खाली आप ही टेंशन में, पूरी दुनिया टेंशन में। मैं खाली इसलिए बताना चाह रहा हूं, पिछले दिनों मैं खुद टेंशन में था। अभी हमारे जो तन्मय जी हैं वो बेचारे ब्राह्मण आदमी हैं, पंडित हैं, तो बोले अरे सुनील जी आपकी जो ये है ना जोडिएक साइन है, आपका जन्म की राशि कौन सी है? मगर राशि से क्या होगा कि राशि से आपका भविष्य फल पता चलता है। मगर जी कोई भविष्य फल पता नहीं चलता है। मैंने तो ये देखा जो कन्या राशि वाले वो तो कुंवारे घूम रहे हैं, सिंह राशि वाले को गली के कुत्ते दौड़ा देते हैं, मीन राशि वाले 4-4 दिन तक बिना नहाए पड़े रहते हैं। और मेरी तो खुद की कुंभ राशि है, मैंने आज तक कुंभ का मेला नहीं देखा। बोले छोड़ो सुनीता जी आप बेकार की बात मत करो, आप एक काम करो आपकी जन्म कुंडली में आपको क्या करता हूं किसी पंडित को दिखलाता हूं। उनका पंडित जी क्या करेंगे? कहले पंडित जी आपकी जन्म कुंडली देखेंगे, उसमें ग्रहों की गणना करेंगे, कौन सा ग्रह किस घर में जाके बैठा है वो सारा देखेंगे, उससे फिर क्या होगा, कहले फिर उपाय बताएंगे। मैं बोला देखिए तन्मय जी मैं तो इन सब में विश्वास नहीं रखता और मुझे इन सब पे भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि बुद्ध चाहे किसी भी घर में जाकर बैठा हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बुद्ध चाहे किसी भी घर में जाकर बैठा हो, मंगल गुस्से में आकर कितना भी ऐठा हो, शनि की 7.5 चल रही हो, राहु केतु को मेरी हर खुशी खल रही हो, और दुनिया के सारे ग्रहों का कितना भी प्रकोप हो, मेरी कुंडली में चाहे जितना भी दोष हो, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। अरे शादीशुदा हूं यार, इससे ज्यादा मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? तो दोस्तों ऐसे हंसते रहिएगा, मस्ती में रहिएगा। एक और मुझे याद आया कि एक बार कुछ लोग थे अपना, एक समय था कि जब आदमी झूठ नहीं बोलता था, अगर झूठ बोलता था मर जाता था। सतयुग की बात कर रहा हूं सर। सतयुग में क्या होता था कि आज सब सच बोलते थे, झूठ बोलते थे मर जाते थे। तो पुरुषों का एक ग्रुप बनाया पुरुषों ने, और वो अपना विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। प्रशांत जी सुनिएगा कि विष्णु भगवान के पास पहुंच गए और विष्णु भगवान से कहा कि विष्णु भगवान ये तो आपने बहुत गलत कर रखा है, बाकी सारे तो नियम ठीक है, लेकिन ये सच और झूठ का इसमें मत फंसाओ। कहने लगा क्यों? कहने लगा तकलीफ ये है कि हमारी जो पत्नी है वो रोज नया नया खाना बनाती है, नई नई रेसिपी बनाती है, और सबसे पहले ट्राई किस पे करती है? आज तक सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर चूहों के ऊपर इतने प्रयोग नहीं किए होंगे जितने इन महिलाओं ने अपने अपने पतियों पर कर लिए। विष्णु भगवान जी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे हाँ बात तो सही है, देवलोक में भी यही हाल है। और वो दिन और आज का दिन उन्होंने कह लिया कि ठीक है आज से आपको जो झूठ बोलना है बोलो, आज से ये नियम खत्म। और वो दिन आज का दिन लोगों ने इतना झूठ बोलना शुरू किया, इतना झूठ बोलना शुरू किया कि आज आदमी झूठ बोले तो मरना तो बहुत दूर की बात है, बुखार तक नहीं होता। और आज तो ले दे के पूरी दुनिया में इस धरती पर 2 ही इंसान बचे हैं, एक आदरणीय प्रशांत जी और दूसरा मैं। देखो मैं तो आपके सामने हूं, सच बोल रहा हूं, मेरे ऊपर तो आपको यकीन कर ही सकते हैं। उनका मैं बता देता हूं, वो इतने सत्यवादी हैं
एक खबर इनके पीछे अखबार में छपी थी, दोनों में छपी थी, आर्यावर्त में भी छपी थी और परिवर्तन में भी छपी थी। और उसमें खबर में क्या लिखा था कि भरे बाजार में एक नवयुवती के साथ में छेड़छाड़, भरे बाजार में नवयुवती के साथ छेड़छाड़, और नीचे बहुत क्लियरली लिखा था हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। तो मेरे ख्याल से इतने सत्यवादी प्रशांत जी हो सकते हैं, बस जोरदार ताली हमारे प्रशांत जी के लिए हो जाए। तो दोस्तों, टेंशन तो देखो जिंदगी में रहेगी। 2 दिन की जिंदगी मिली लाखों गमों के साथ, कितना बड़ा मजाक हुआ है आदमी के साथ। बहुत सारी टेंशन हमको मिली है, लेकिन जब भी टेंशन हो तो आप ऊपर वाले का शुक्र मनाइए कि आप जिंदा हैं। क्योंकि जो भी टेंशन है, जो भी परेशानी है, जो भी गम है, वो तब तक है जब तक हम जिंदा हैं और हम शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले कि हम जिंदा हैं, वरना मरने के बाद तो इस शरीर के जलने का भी एहसास नहीं होता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज सारी टेंशन, सारी परेशानी सब बिल्कुल ऐसे भूल जाइएगा, ऐसे भूल जाइएगा कि जैसे फेसबुक के ऊपर किसी सुंदर कन्या का चित्र देखकर एक शादीशुदा पुरुष कुछ देर के लिए तो भूल ही जाता है कि वो भी शादीशुदा है। तो मस्ती में रहिएगा, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो यह समझ लेना दोस्तों कि आदमी जबरदस्ती जिंदा है। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा और आप जागे, और मैं पहले कवि के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आज के डेरा प्रमुख। हालांकि उनका नंबर सबसे बाद में आता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज सबसे पहले, आप सीनियर मोस्ट हैं, सबसे बाद में पढ़ते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आपसे ही शुरुआत हो। तो मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ में डॉक्टर प्रेम तन्मय आपके बीच में स्वागत है सर। धन्यवाद तरुण जी। आप बहुत खूबसूरती से झूठ बोलते हैं, ये तय हो गया है अभी। और सबसे पहले तो मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रशांत जी का, जो आर्यव्रत और परिवर्तन लेकर के हमारे बीच में आते हैं और जिसके माध्यम से हम इस सारी दुनिया से जुड़ते हैं। ये 2 अखबार आप निकालते हैं, और अखबार के लिए 2 पंक्तियां मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ कि गमी कहानी हादसे, गमी कहानी हादसे और घटना के उपहार रोज सुबह दहलीज पर रख जाते अखबार। हमारे पास में ये सारी चीज़ें अखबारों के माध्यम से पहुंचती है। तो अखबार के लिए जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालें, ऐसा बहुत पहले से कहा जाता रहा है। और सुनील जी इतने आक्रामक रूप से मेरे धार्मिक होने पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि एक धार्मिक रचना मुझे सुना देनी चाहिए। अब वो रचना कितनी धार्मिक है वो आपको पता लगेगा जब रचना में आएगा। देखिए, पहला जो पंक्तियां हैं वो बच्चों के लिए, हमारे बीच में बच्चे भी बैठे हैं। तो 5 वर्षीय हर प्लान रहे, 5 वर्षीय हर प्लान रहे, इतना तुझको ध्यान रहे, 5 वर्षीय हर प्लान रहे, एक क्लास में तेरा ही 5 वर्ष सम्मान रहे। कि इतना तुझको ध्यान रहे, 5 वर्षीय हर प्लान रहे, एक क्लास में तेरा ही 5 वर्ष सम्मान रहे। इन्विजिलेटर से मत डर, टेबल पर तू चाकू धर, इन्विजिलेटर आंख दिखाए, टंगड़ी देकर कॉलर थाम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। फिर उन्होंने वो घटना बताई थी सैंडल वाली। तो मंदिर में नित जाया कर, मंदिर में नित जाया कर, घंटे रोज बजाया कर, और लौटते वक्त किसी के जूते घर ले आया कर। और संसद में जाकर प्यारे कर दे तू उसको नीलाम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। देखिए, ये तो मैंने धार्मिक कार्यक्रम को निपटा दिया आपके बीच में। और देखिए, देश सुरक्षित होता है जब हमारे बीच में परमवीर चक्र और सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे बीच में लोग होते हैं।
और अग्रिम पंक्तियों में आकर के जब बैठते हैं तो हमारी छाती चौड़ी हो जाती है। मैं ये मानता हूँ कि लाल पत्थर सबब नहीं इसका, कुछ तवारीख ने छुपाया है। लाल पत्थर सबब नहीं इसका, कुछ तवारीख ने छुपाया है, और सुर्ख रू इस किले को करने में खून शहीदों का काम आया है। सुर्ख रू इस किले को करने में खून शहीदों का काम आया है। हमारे बीच में जब ऐसे व्यक्तित्व होते हैं तो हमारी कविता के सुर अपने आप बदल जाते हैं। और एक रचना मैं आप लोगों के बीच में और रखता हूँ। देखिए, हम सुनील जी भी मानते ही हैं कि एक आदमी किसी से भी लड़ सकता है, किसी का भी मुकाबला कर सकता है, लेकिन हारता है तो केवल घर में हारता है। और वो भी किससे हारता है? अपने सबसे छोटे से बच्चे से, या अपनी पत्नी से, या अपने पिता से, या अपने भाई से। वो किसी दुश्मन से नहीं हारता है। वो हारता है तो अपने घर में हारता है। एक गीत मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ, आदरणीय, कि सत्ता के आघातों को तो हम सह जाएंगे, कि सत्ता के आघातों से तो हम भिड़ जाएंगे, घर आंगन की पीड़ाओं को कहाँ छुपाएंगे। कि सत्ता के आघातों से तो हम भिड़ जाएंगे, घर आंगन की पीड़ाओं को कहाँ छुपाएंगे। कि बेटा जब कहता है पापा पुस्तक ले देना, कि बेटा जब कहता है पापा पुस्तक ले देना, और इम्तिहान की फीस 500 मुझको दे देना, तो पापा जेब टटोल बौखला कर रह जाएंगे, घर आंगन की पीड़ाओं को कहाँ छुपाएंगे। एक चित्रकार जैसे चित्र बनाता है, हम लोग शब्द चित्र बनाते हैं। एक शब्द चित्र देखिए, कि माँ का आंचल पकड़ के मुनिया जब फरमाएगी, कि माँ का आंचल पकड़ के मुनिया जब फरमाएगी, कि पापा मेरी छोटी साइकिल कब घर आएगी, कि पापा मेरी छोटी साइकिल कब घर आएगी, तो पापा का चेहरा पढ़कर वे चुप रह जाएंगे, पापा का चेहरा पढ़कर वे चुप रह जाएंगे, घर आंगन की पीड़ाओं को कहाँ छुपाएंगे। कि सत्ता के आघातों से तो हम भिड़ जाएंगे, घर आंगन की पीड़ाओं को कहाँ छुपाएंगे। एक दृश्य और देखिए, कि काका बाबा ताऊ ताई और नन्ही बिटिया, काका बाबा ताऊ ताई और नन्ही बिटिया, सब चेहरे आशंकित आई बड़की की चिट्ठिया, सब चेहरे आशंकित आई बड़की की चिट्ठिया, और के शब्द न जाने किसे रुलाएंगे। इस चिट्ठिया के, आइए आइए, स्वागत है आपका। कि इस चिट्ठिया के शब्द न जाने किसे रुलाएंगे, घर आंगन की पीड़ाओं को कहाँ छुपाएंगे। सत्ता के आघातों को तो हम सह जाएंगे, घर आंगन की पीड़ाओं को कहाँ छुपाएंगे। आप वाकई राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसका आखिरी बंद पर, ज्वर की पीड़ा में लेटी है। आप घर की परिस्थितियों को देखिए, कि पिता अस्थमा, माँ ज्वर की पीड़ा में लेटी है, और पीड़ा को विस्तार दे रही मजली बेटी है, और पीड़ा को विस्तार दे रही मजली बेटी है। कि क्या दहेज में देंगे कैसे ब्याह रचाएंगे, क्या दहेज में देंगे कैसे ब्याह रचाएंगे, घर आंगन की पीड़ाओं को कहाँ छुपाएंगे। सत्ता के आघातों को तो हम सह जाएंगे, घर आंगन की पीड़ाओं को कहाँ छुपाएंगे। अब राजस्थान से हमारे बीच में आए हैं, एक ही पगड़ीधारी दिखाई दे रहे हैं हमारे बीच में, तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ। हास्य अपने आप आ जाएगा। कि हे अफसर जी, और थारे नीचे वालों कलरक मारी वाजिब बात की पूरी करण का मेरे से 100 रुपया मांगया। हे अफसर जी,
और थारे नीचे वालों कलरक मारी वाजिब बात की पूरी करण का मेरे से 100 रुपया मांग गया। ईयान के भ्रष्टाचारी को ते तुरंत ही सस्पेंड कराओ। अफसर जी बोलिया मेरे दफ्तर में ईयान को भ्रष्टाचारी, मैं भी की टावरी रुला दूं, मैं भी ने सस्पेंड करा दूं, पर ये काम का 200 रुपया लगेगा। और 4 पंक्तियां और मुझे ध्यान आती है कि देखो और मारे सागे सागे चालनियो छोरो मारे का नहीं देखे। अब कोई खूबसूरत चेहरा होगा तो लोग देखेंगे भी। ये तो खूबसूरती तो भगवान के हस्ताक्षर हैं, और अगर आप हस्ताक्षर देखते हैं तो कोई कानूनी अपराध नहीं है। तो देखो और मारे सागे सागे चालनियो छोरो मारे का नहीं देखे, इनकी नाड़ टूट जाए, इनकी नाड़ टूट जाए। तो हूँ बोलियो तू थोड़ा गूंग तो खोल दे ताकि देखने वाले को भोग नहीं छूट जाए। आपको देख करके मुझे राजस्थानी कविताओं का ध्यान आ गया। और एक दिन सुनील जी का फोन आया सुबह सुबह, और सुनील जी कहने आप देखिए ये इनकी तरुणाई छुपती नहीं है, ये तरुणाई बाहर आती ही आती है। एक दिन मुझे कहने लगे फ़ोन पर, अब क्या मालूम किस पिनक में थे, कि अब मैं समझा तेरे रुखसार पर तिल का मतलब दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। तो मैंने इनसे कहा कि चेहरे पे उसके तिल जो नहीं है ये कुछ काबिले गौर नहीं है, चेहरे पे उसके तिल जो नहीं है ये कुछ काबिले गौर नहीं है, और हुस्न का जमघट लगा है इतना तिल धरने को ठौर नहीं है। मैंने कहा यहाँ तो तिल की भी ज़रूरत नहीं है। और एक दिन और, अब सुनील जी जितनी बात मेरे बारे में कह रहे थे हिसाब तो मुझे करना ही पड़ेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो देखिए कि राज क्या हंसी गजलें इन सफ़ेद बालों में, एक बार आया भी है कि शेर पूरा तरह से याद नहीं आ रहा है मुझे, फिर भी तो मैं ये कह रहा था कि सुनील जी का एक बार फ़ोन आया, सवेरे सवेरे मुझे कहने लगे कि नारी अगर होती नहीं मिटते सभी कलेश, कि नारी अगर होती नहीं मिटते सभी कलेश, और बच्चों की इस बाढ़ से बच जाता ये देश, गरीबी सब मिट जाती। अब सुनील जी ने ये कहा तो मुझे लगा यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो मैंने जवाब दिया कि नारी अगर होती नहीं कैसे आते आप, कि नारी अगर होती नहीं कैसे आते आप, और कैसे आते आप आपके कैसे आते बाप, गगन से क्या टपके थे। तो ये हमारे बीच में संवाद चलते रहते हैं ऐसे ऐसे। और एक गज़ल मैं आप लोगों के बीच में रखूं, और उसके बाद में मैं सोचता हूं कि मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। और आप चाहें तो मैं राजस्थानी गीत भी सुना सकता हूं, जैसा आप लोगों की इच्छा। और तो पहले एक गज़ल सुनाने के बाद में एक राजस्थानी गीत सुना करके, हाँ मैं सोचता हूँ राजस्थान से काफ़ी लोग होंगे यहाँ पर, राजस्थानी समझ में आती होगी आप लोगों को, ठीक है। तो एक रचना के बाद मैं आपको राजस्थानी गीत सुनाता हूँ। एक, क्योंकि हम भाषाई संगम भी कर रहे हैं, इसमें हिंदी उर्दू और राजस्थानी तीनों के प्रतिनिधित्व हो रहा है, तो ये भाषाई संगम भी है एक तरीके से। तो आप ये गज़ल का चंद शेर सुनिए कि उसने मेरी हथेली पे यो नाम रख दिया, कि उसने मेरी हथेली पे यो नाम रख दिया, यो नाम रख दिया, पत्ते पे जैसे उसने एक जाम रख दिया, पत्ते पे जैसे उसने एक जाम रख दिया। ये शेर काबिल गौर है कि मुद्दत के बाद हक में मेरे फैसला हुआ, कि मुद्दत के बाद हक में मेरे फैसला हुआ, मेरे फैसला हुआ, और जालिम ने सर पे दूसरा इल्ज़ाम रख दिया,
जालिम ने सर पे दूसरा इल्ज़ाम रख दिया। मुद्दत के बाद हक में मेरे फैसला हुआ कि मालूम था कि सुबह शहर छोड़ जाऊंगा, कि मालूम था कि सुबह शहर छोड़ जाऊंगा, शहर छोड़ जाऊंगा। इस वास्ते मिलने का वक्त शाम रख दिया, इस वास्ते मिलने का वक्त शाम रख दिया। और अब एक राजस्थानी गीत आप लोगों के बीच में सुना करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। देखिए, एक संवाद गीत है, मैं पहले भी एक दो बार सुनाता रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हूँ तो नेचुरली मुझे लगता है कि एक गीत राजस्थान का होना चाहिए। एक गीत आप लोगों के बीच में है। इसमें एक संवाद है बहन और भाई का कि बीरा रे भेगी क्यों परणावे, कि बीरा रे भेगी क्यों परणावे, मन घर सू दूर भगावे, मन रमण दे मन लिखण दे, मन पढ़ण दे दिनड़ा चार, मारा जामण जायोड़ा। बीरा रे भेगी क्यों, बीरा रे भेगी क्यों परणावे, मन घर सू दूर भगावे, मन रमण दे मन लिखण दे, मन पढ़ण दे दिनड़ा चार, मारा जामण जायोड़ा। फिर वो कहती है बीरा रे जे थोड़ा दिन रह लूं, बीरा रे जे थोड़ा दिन रह लूं, थारे आंगन गड्ढा खेलूं, इन जगासू थारे बागासू मैं छुगलूं फुलड़ा चार, मारा जामण जायो। कि बीरा रे मैं कहीं दुखड़ो देऊं, बीरा रे मैं कहीं दुखड़ो देऊं, थासू कहीं रुपया लेऊं, मारे रेवण ने मारे पैरण ने मारे ओढ़ण ने कपड़ा चार, मारा जामण जायोड़ा। बीरा रे मैं कहीं दुखड़ो देऊं, थासू कहीं रुपया लेऊं, मारे रेवण ने मारे पैरण ने मारे ओढ़ण ने कपड़ा चार, मारा जामण जायोड़ा। और एक दृश्य और देखिए कि बीरा रे भावजवेड़ी लईजे, बीरा रे भावजवेड़ी लईजे, एड़ी सू लगन लगईजे, जेको लिखणो जेको पढ़णो जेको जाने आखिर चार, मारा जामण जायोड़ा। बीरा रे भेगी क्यों परणावे, मन घर सू दूर भगावे, मन रमण दे मन लिखण दे, मन पढ़ण दे दिनड़ा चार, मारा जामण जायोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी अक्सर कहा करते थे बेटा पढ़ो लिखो अच्छा इंसान बनो। हम इंसान बनने पढ़ने लिखने स्कूल जाते, मास्टर जी बोलते मुर्गा बनो। हमें आज तक समझ नहीं आया कि हम स्कूल मुर्गा बनने जाते थे या इंसान बनने जाते थे। अच्छा ऐसा नहीं है, मतलब पढ़ाई में हम बहुत होशियार थे, बहुत मेहनती थे। और आप यकीन नहीं करेंगे, हम तो एक एक क्लास में कई कई साल तक पढ़े, इतने मेहनती किया। कोई लालच नहीं था, बस हमें मतलब एक खास बात थी, कोई लालच नहीं, कोई वो नहीं है। मास्टर जी ने जितने नंबर दे दिए दे दिए। आज के जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं उनके जितने नंबर आते हैं उसमें 3 लड़के पास होते थे हमारे। मुझे याद है एक बार सर मेरा रिजल्ट आने वाला था, मैंने अपने दोस्त को बोला भाई तुम जा रहे हो तो मेरा रिजल्ट देख के आ जाना। बोला ठीक है। मैं बोला थोड़ा एक काम करना, स्टाइल में बताना कि रिजल्ट कैसा रहा। कहने लगा कैसे? मैं बोला अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो बोलना जय गणेशा, मैं समझ जाऊंगा कि मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। दोस्त बोला अगर तू 2 में फेल हुआ तो? मैं बोला ठीक है यार, 2 में अगर फेल हुआ तो एक काम करना, फिर बोलना राधे राधे। 2 बार राधे राधे बोलेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि 2 में फेल हो गया। अच्छा दोस्त हमें अच्छे से जानता था, बोला अगर 3 में फेल हुआ तो? मैं बोला ठीक है, अगर 3 में फेल हुआ तो बोलना ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश मैं समझ जाऊंगा, तो जाके देख के आ। दोस्त आया, आके खड़ा हो गया। मैंने क्या हुआ? जय गणेशा। बोला नहीं यार जय गणेशा तो नहीं हुआ। मैं बोला फिर लगता है यार राधे राधे हो गया। बोला नहीं यार
राधे राधे भी नहीं हुआ यार। मैं बोला यार लगता है जिसका डर था वही हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोला नहीं यार, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं हुआ। मैंने बोला हुआ तो हुआ क्या? दोस्त ने दोनों हाथ ऊपर किए और जोर से बोला, बोल सांचे दरबार की। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर खाली मास्टर ने जुल्म किए हो, कम तो हमारे पिताजी भी नहीं थे सर। एक दिन जूता लेके आए, बोले देख तेरे लिए जूता लेके आया हूं, कैसा है? हमने जूते को अलट पलट के देखा, मैंने कहा पिताजी जूता तो बहुत अच्छा है लेकिन साइज बड़ा है। बोले तन्ने साइज से क्या लेना देना, तन्ने तो खाने से मतलब, पहने तो मैंने। तो वैसा बड़ा जुल्म किया। हम तो ये सोच सोच के बड़े हुए कि कभी तो हम भी बड़े होंगे, हमारी भी शादी होगी, हमारे भी बच्चे होंगे और फिर हम भी नया जूता लेके आएंगे। लेकिन जब तक हम बड़े हुए तब तक ये पीटने पिटाने का खत्म ही हो गया। अच्छा, यहां तो फिर भी ठीक है, अमेरिका में तो और भी बुरा हाल है। इधर आपने कुछ किया, उधर में पुलिस घर में। एक बार ऐसे हुआ एक हिंदुस्तानी परिवार वहां अमेरिका में रहता था, तो उसने क्या हुआ कि जो महिला थी, भारतीय महिला थी, उसने अपने 15 साल के लड़के को सिगरेट पीते हुए देख लिया। अब हिंदुस्तानी माँ और 15 साल का लड़का अगर सिगरेट पीते हुए देख लिया तो वो भूल गई कि मैं अमेरिका के अंदर में हूं, और हिंदुस्तानी माँ उसकी जाग गई। और जागने के बाद में उसने निकाली चप्पल और दे तरातर शुरू हो गई। उसने शुरू ही किया था कि पुलिस आई, पुलिस से पकड़ के ले गए, 2 दिन के लिए बंद कर दिया। मुश्किल से मामला रफा दफा हुआ। लेकिन आपको ये तो पता है कि हिंदुस्तानी माँ कभी हार नहीं मानती। उसने कुछ प्लान बनाया, उससे बेटे से बोली चल बेटे एक काम करते, मैसूर अपनी नानी के घर चलते हैं। लड़का खुश हो गया, नानी के घर जाएंगे, मजे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अब उसने दोनों प्लेन बैठ के वो बेंगलोर एयरपोर्ट पे उतरे। जैसे ही बेंगलोर एयरपोर्ट पे उतरे और एयरक्राफ्ट से बाहर आए, महिला ने अपना जो हैंडबैग था वो एक साइड में फेंका, अपना पर्स दूसरी साइड में फेंका, और जो साड़ी का पल्लू था वो दबाया, निकाली चप्पल और दे तड़ातर उसको। अब लड़का देख रहा है कि वो चारों तरफ भीड़ जमा हो गई। अब लड़का चिल्ला रहा है कि अंकल प्लीज सेव मी, माई मॉम इज बीटिंग मी। लेकिन यहाँ पे क्या, उसे क्या पता है तो हिंदुस्तान है। लोग और वीडियो और बनाते रहे। तभी दो पुलिस वाले आ गए, तो उसने सोचा अब तो पुलिस आ गई, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो पुलिस वाले, उसे तो पता है कि बच्चों के सामने, मतलब माँ के सामने तो बच्चों की बाप नहीं चलती, तो इसकी पुलिस की क्या चलेगी यहाँ पे। तो उसने उसे पूछा, पुलिस वाले ने पूछा माँ से कि बहन जी क्या होगी, ये क्यों मार रही हो इसको? कहने लगे क्या करूं भाई साहब, 15 साल का हुआ नहीं और सिगरेट पीना शुरू कर दिया इसने। कहले 15 साल का सिगरेट पिए बहन जी, फिर चप्पल से काम नहीं चलेगा, डंडा ले लो। लड़का समझ गया बेटा आज तो तू गलत फंस गया। उसने बेचारी माँ के पैर पकड़े, कान पकड़े, अपने हाथ जोड़े, कभी सिगरेट नहीं पीने की कसम खाई, तब जाके माँ को वो हुआ। और माँ ने अपना पल्लू ठीक किया, पर्स उठाया, बाल सब ठीक करे, कपड़े ठीक करे। अब बोली बेटा चल 1 घंटे बाद वापस की फ्लाइट है। बोले नानी के घर मैसूर के लिए, वो तो बाद में चलेंगे, कभी चलेंगे, जिस काम के लिए आए थे वो तो हो गया। तो हिंदुस्तानी माँ इतनी बैठी, उनको सलाम करता हूं। अच्छा, पिताजी ने बहुत जुल्म किए, मैं आपको सही बताऊं तो बहुत जुल्म किए सर। हमें सिर्फ 5वीं क्लास तक ही ऐसे स्कूल में पढ़ाया जिसमें लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, और 6ठी से सीधे बॉयज स्कूल में डाल दिया। मेरा कुछ लोग होंगे जो मेरा दर्द समझ सकते होंगे। मतलब उसके बाद सीधी हमारी शादी हुई, मतलब दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और हम तो वैलेंटाइन पर भी क्वारंटाइन रह गए सर। तो हमें क्या हुआ, मेरा एक दोस्त था, वो दोस्त क्या था, किसी लड़की को से उसको मोहब्बत हो गई उसको। मैं उसे अक्सर समझाया करता था ये मोहब्बत वगैरह के चक्कर में मत पड़, ये बेकार की चीज है, बर्बाद हो जाएगा, कैरियर पे ध्यान दे। हालांकि समझाना कम होता था, उसमें अपनी मन की जो होती थी वो ज्यादा होती थी। बस जिस सुविधा का लाभ हम नहीं उठा पाए, दूसरा उठाए तो तकलीफ तो होती है सर। तो मैं अक्सर उसे बहुत समझाया करता था, लेकिन वो नहीं मानता था। एक दिन शायद हमारी बद्दुआ रंग ला गई। उस दिन सुबह सुबह मेरे घर आया, पाँव पे प्लास्टर बंधा हुआ, हाथ पे पट्टी बंधी हुई, सिर पे पट्टी बंधी हुई, होठ गाल सूजे हुए। अरे मन का ये क्या हाल बना रखा है। बोला सुनील भाई, मेरी तौबा, मेरे पिताजी की तौबा, जिंदगी में कुछ भी करूंगा, मोहब्बत नहीं करूंगा। बड़ी खुशी हुई दिल को, दिल को बड़ा सुकून मिला, लेकिन मैं अपनी खुशी छुपाई। मैं कहा यार हो क्या गया ये तो बता। बोला शहद की बोतल में कड़वी दवाई है,
मालूम न था। शहद की बोतल में कड़वी दवाई है, मालूम न था। और मिलन से पहले ही जुदाई है, मालूम न था। 4 दिन बाद अस्पताल के जनरल वार्ड में होश आया, उसके 4 भाई हैं, मालूम न था। मेरे ख्याल से मैं तो इसलिए हमें जो भी करना था दोस्तों, हमने बचपन में कर लिया था, 5वीं क्लास तक कर लिया था, कि उसके बाद हमें मौका नहीं मिलता था। तो शायद मेरे ख्याल से बहुत सारे बैठे होंगे, आप सब रिलेट करेंगे। आप सब देखिए उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो, लेकिन कोई ना कोई लड़की ऐसी होगी जो 5वीं क्लास में आपके साथ पढ़ती होगी, आज उसको फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आप उसको ढूंढते होंगे। बस वही बचपन की मोहब्बत है। एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे बताएं तो मैं शुरू करता हूँ। थोड़ा सा मस्ती में सुनिएगा, मैं सुनाता हूँ, मस्ती से सुनाऊंगा, मस्ती से आप सुनेंगे तो मुझे भी मजा आएगा, आपको सुनने में मजा आएगा, मुझे सुनाने में मजा आएगा। थोड़ी सी गुस्से वाली थी, थोड़ी सी गुस्से वाली थी, थोड़ी थोड़ी कूल सी, थोड़ी सी गुस्से वाली थी, थोड़ी थोड़ी कूल सी। याद बहुत आती है अब भी वो लड़की स्कूल की। थोड़ी सी गुस्से वाली थी, थोड़ी थोड़ी कूल सी। याद बहुत आती है अब भी वो लड़की स्कूल की। लाल रंग की फ्रॉक पहनकर मटक मटक कर चलती थी। इसको तो आप थोड़ा दिल से सुनिएगा और आप एक चित्र बनाइएगा, तो थोड़ा सा मतलब इसको महसूस कीजिएगा उसको, तो आपको मजा आएगा सर। लाल रंग की फ्रॉक पहनकर मटक मटक कर चलती थी, देख के उसकी मस्त अदाएं परियां तक भी जलती थी। पल में तोला पल में माशा कितने रंग बदलती थी, पल में तोला पल में माशा कितने रंग बदलती थी। उसकी आंखों में ही मेरी सारी दुनिया पलती थी। और अगली पंक्ति थोड़ा संभालिएगा। थोड़ी मीठी थोड़ी खारी, थोड़ी मीठी थोड़ी खारी, जैसे बटर अमूल की। याद बहुत आती है अब भी वो लड़की स्कूल की। मेरी खातिर क्लास के सारे लड़कों से लड़ जाती थी, कभी कभी तो गुस्से में मुझको भी आंख दिखाती थी। आइसक्रीम की दीवानी थी, बड़े शौक से खाती थी। आइसक्रीम की दीवानी थी, बड़े शौक से खाती थी। लेती थी रुमाल मेरा जब उसकी नोजी आती थी। आइसक्रीम की दीवानी थी, बड़े शौक से खाती थी। लेती थी रुमाल मेरा जब उसकी नोजी आती थी। उसकी झूठी आइसक्रीम भी, उसकी झूठी आइसक्रीम भी हंसकर मुझे कबूल थी। याद बहुत आती है अब भी वो लड़की स्कूल की। उसकी खातिर अब भी ये दिल 100 बार धड़कता है। उसका वो मासूम सा चेहरा रोज ख्वाब में दिखता है। माना कब से हुई पराई, पर दिल कहाँ समझता है। पागल ना हो जाऊं यारो अब तो ऐसा लगता है। नाजुक शोक कली थी वो तो, नाजुक शोक कली थी वो तो, एक गुलाब के फूल की। याद बहुत आती है अब भी वो लड़की स्कूल की। और देखिए मन क्या करता है, काश कहीं से उसके मोबाइल का नंबर मिल जाए। काश कहीं से आपकी दुआएं रंग लाएंगी। काश कहीं से उसके आइए सर, स्वागत है आपका। अरे रे क्या बात है, क्या बात है। जिसका इंतजार था वो हमारे बीच में आ गए हैं। आपका बहुत 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 स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। बलवीर जी हमारे बीच में आ गए, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। आज हमारे अभी पार्लियामेंट डायरेक्टर राज्यसभा राजेंद्र तिवारी जी पधारे हैं। एक बार इनका स्वागत करते हैं ताली बजा के। और बलवीर जी
प्लीज विराजे। मैं आपको बलवीर जी कहूँ या सचिन तेंदुलकर कहूँ। हम यहाँ एक चल रहे थे, बचपन की मोहब्बत चल रही थी, तो मैं सुनाता हूँ। बैठिए सर, आइए, स्वागत सर। थोड़ी सी गुस्से वाली थी, थोड़ी थोड़ी कूल सी, याद बहुत आती है अब भी वो लड़की स्कूल की। काश कहीं से उसके मोबाइल का नंबर मिल जाए, काश कहीं से उसके घर का पता किसी से मिल जाए, काश किसी दिन कहीं घूमती वो रास्ते में मिल जाए, काश ट्रेन में बाजू वाली सीट पे बैठी मिल जाए, काश कहीं तो मिल जाए वो, काश कहीं तो मिल जाए वो सूरत ब्यूटीफुल सी, याद बहुत आती है अब भी वो लड़की स्कूल की। और इसका अंतिम मन सुनिएगा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में कितनी बारी चर्च गया। आपने, मैंने फिल्मों में बहुत देखा है कि लड़का जाता है मंदिर में, जाता है हाथ जोड़ के भगवान मिलवा दे, और तभी 25 घंटी बजती है और वो बाजू में पल्लू लेके आके खड़ी हो जाती है थाली लिए हुए, पूजा की थाली। तो शायद ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में कितनी बारी चर्च गया, लिंक्डइन इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी आईडी दर्ज किया, कि सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं तो मिलेगी उसमें। लेकिन इसमें बड़ी तकलीफ भी है उसके अंदर में। लिंक्डइन इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी आईडी दर्ज किया, अलग अलग सरनेम लगाकर कितना उसको सर्च किया। प्रशांत जी कभी दिल्ली जाओ और मोदी से मुलाकात हो तो उनसे बात करना, पार्लियामेंट में एक बिल पास करा दें कि शादी के बाद लड़कियों के सरनेम चेंज नहीं होंगे। आदमी क्या क्या ट्राई करे उसके अंदर। और मेरे ख्याल से जितने यहाँ बैठे हुए, भले ही वो नहीं मान रहे, सबने ट्राई करके तो देखा होगा एक बार। मंदिर मस्जिद इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी आईडी दर्ज किया, अलग अलग सरनेम लगाकर कितना उसको सर्च किया, बचपन के इस प्यार ने मुझको जाने कैसा दर्द दिया। पहला पहला प्यार कहो या पहला पहला प्यार कहो या बातें कहो फिजूल की, याद बहुत आती है अब भी वो लड़की स्कूल की। थोड़ा सा मेरे साथ आप भी गुनगुनाए, शायद आपके भी दुआ मेरे साथ में लग जाए तो शायद कुछ हो जाए। थोड़ी सी गुस्से वाली थी, थोड़ी थोड़ी कूल सी, याद बहुत आती है अब भी वो लड़की स्कूल की, वो लड़की स्कूल की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए, मैं अगले कवि के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ, जिसको आप सुनने के लिए बेकरार है। प्राची मिश्रा जी हमारे बीच में आए। हमारे बीच अभी अभी आदरणीय बलवीर जी पधारे हैं। स्वागत है आपका सर। अभी तक ऐसा फील हो रहा था ना कि उधर और यहाँ पे भी सब अपना ही सुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो सुनना ही नहीं है, क्योंकि वो तो घर में दिन भर सुन ही रहे हैं। आदरणीय सर हमारे बीच मौजूद हैं। मैं बड़े ही सम्मान से आपको कहे थे, आपको कन्नड़ आती, हिंदी नहीं आती, आपको हिंदी आती, इंग्लिश नहीं आती, इनको सब आती है, क्योंकि हम सब लोग भावों की भाषा से बंधे हैं। हमारे लिए हिंदी इंग्लिश डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं टिपिकल हिंदी क्षेत्र से हूं और सच बताती हूँ, बहुत बहुत बड़ा सच, कि जब यहाँ आई इंग्लिश बोलना नहीं जानती थी, सरस्वती शिशु मंदिर की पढ़ी हुई लड़की। और मैं इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी ना, मैं सब्जी वाले से भी इंग्लिश में बात करने की कोशिश करती थी। तो उधर से वो मेरे से कहता था ये नो, तो मैं कहती थी हाउ मच, तो कहता था ये नो। तो ये नो और हाउ मच में उसने इंग्लिश सीख ली और मैंने थोड़ी थोड़ी कन्नड़ा। अब दोनों के बीच अच्छी बनती है। मैं प्रशांत जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और एक बेवफाई का गीत भी पढ़ूंगी उनके लिए, क्योंकि जब उन्होंने मुझे बुलाया, पता नहीं अचानक से नाम भूल गए। ये मेरी खूबसूरती का असर है या फिर मैडम बैठी हुई थी वहां पे, तो एक बार उनको देखा, एक बार मुझे देखा, फिर मेरा नाम भूल गए वो। फिर उन्होंने बोला आ जाइए मैडम,
तो आदरणीय मेरी तरफ देख रही थी, मैं उनकी तरफ देख रही थी। अच्छा, इतना बिखरा हुआ कवि सम्मेलन मैंने आज तक ना देखा। इतने डिप्रेस्ड लोग क्यों भाई? क्या हो गया? सबके रिजल्ट आए हैं क्या आज? हैं? सबके रिजल्ट आए हैं आज? नहीं, क्या है ना कि लड़कियां तो इसलिए टेंशन में आ जाती है। मेरी सहेली, मैं तो एवरेज स्टूडेंट थी, मेरी सहेली इसलिए टेंशन में आ जाती थी, मुझसे पूछती थी क्या हो गया, वैसे एकदम क्या हो गया। 99.9% आए, ये टेंशन खाई जाती है उनको। और लड़कों का क्या है, बस कुल मिला के 34 आने चाहिए % बस। तो मैं हास्य की कवित्री नहीं हूं। आप सभी को पुनः नमन करके और शुरू करती हूं। मैं शुरुआत हमेशा जहां पर भी कवि सम्मेलन होता है, शुरुआत मां से करती हूं। वो जगत जननी जिसने हम सबको बनाया, जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ बैठे हैं और आप सब मुझे सुन रहे हैं और मैं आप सबको सुना रही हूं। हालांकि आज मेरी आंखें बिल्कुल स्कैनर हैं और सबकी तरफ नजर है कि कहाँ दोनों हाथ मिल रहे हैं, कहाँ नहीं। तो माइक टेस्टिंग से पहले ताली टेस्टिंग हो जाए पहले। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। तो माँ के लिए एक बच्चा क्या कहता है हमेशा, क्योंकि माँ, अभी आदरणीय सुनील जी ने माँ की बड़ी अच्छी एक परिभाषा बताई कि वो विदेश से बच्चों को इंडिया लेके आई। पहले तेरे को कूटूंगी, फिर वापस विदेश लेके जाऊंगी, क्योंकि वो फिर इंडियन माँ नहीं रह जाती ना जब तक वो अपना फ्रस्ट्रेशन। हमारी माएँ तो आंखें दिखाकर बता देती थी कि बिस्किट नहीं उठाना है मेहमान के प्लेट से, और जो उठा लिया तो हम इंतजार करते थे कि जैसे मेहमान जाए हम बाथरूम में छुपे, क्योंकि जैसे ये दरवाजा बंद नहीं होगा मेहमान पीछे नहीं मुड़ेगा कि आके धम से कूटेगी पहले हमको। उठाया कैसे तुमने? तो ये भी मेरी माँ का प्यार था। और माँ का दुलार ऐसा था कि पहले इसलिए मारती थी कि बदमाशी किया, फिर इसलिए मारती थी कि चूड़ियां टूट गई। पहले चूड़ियां इतनी आसानी से नहीं मिलती थी, अब तो रोज बदलते हैं लोग। चलिए सुनिएगा कि बड़े हम हो गए लेकिन संभलना ही नहीं आया। माँ को डेडिकेटेड है, जितनी मातृशक्तियां यहाँ पर बैठी हैं, कि बड़े हम हो गए लेकिन संभलना ही नहीं आया। तुम्हारी गोद से अम्मा निकलना ही नहीं आया। रहे हम भीड़ में लेकिन, रहे हम भीड़ में लेकिन रहे कितने अकेले हम। रहे हम भीड़ में लेकिन रहे कितने अकेले हम। तेरी उंगली को थामे बिन, तेरी उंगली को थामे बिन हमें चलना नहीं आया। तेरी उंगली को थामे बिन हमें चलना नहीं आया। और आदरणीय सर हमारे बीच हैं, तो एक मुक्तक समर्पित करती हूँ अपने देश के लिए कि संस्कृति हमारे हिंद की जग भर में पूजित है। जैसी हमारे देश की संस्कृति वैसे कहीं नहीं है। जो भाईचारा हमारे देश में है वो कहीं नहीं है। हमें अपने घर से ज्यादा पड़ोसी घर का पता होता है कि उसके घर में आज दाल बनी है कि सब्जी, और नमक कितना पड़ा, ज्यादा हो गया तो झगड़ा किस बात पे हुआ है। तो संस्कृति हमारे हिंद की जग भर में पूजित है। ये अतिथि देवो भव की गरिमा से सुशोभित है। यहाँ प्रति हृदय करुणा के गंगा जल सह पावन। यहाँ प्रति हृदय करुणा के गंगा जल सह पावन। इस विश्व के मस्तक पे ये रवि सी सुशोभित है। इस विश्व के मस्तक पे ये रवि सी सुशोभित है। और थोड़ा मुझे समझ में आए कि आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि हम कवियों को ताली की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीछे तक आवाज पहुंच रही है या फिर मैं फालतू? क्या बात है, हाथ उठा के, बहुत बढ़िया। सुनिएगा, नहीं मैं कंफर्म करती हूँ, मेरा काम ही है, मैं घर में यही करती हूँ कि जो सीने में हिमालय है, क्योंकि ये सबके दिल में है। मन में एक बहुत भारीपन है, आज हर कोई टेंशन में है। बलवीर जी, मैं गलत बोल रही हूँ? आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं, सब बीच जा रहे हैं और स्नेह फैला रहे हैं। ये बहुत बड़ा संकल्प है सर। लोग सब कुछ करते हैं लेकिन हंसा नहीं पाते लोग, ये बहुत बड़ा संकल्प है। ईश्वर इसके लिए आपको बहुत तरक्की दे।
तो जो सीने में हिमालय है पिघल जाए तो अच्छा है। खुले जख्मों पे अपना हाथ जो रख दे वो सच्चा है। सुनाए हम किसे ये दास्तां अपनी तबाही की, सुनाए हम किसे ये दास्तां अपनी तबाही की। और अगले लाइन पे गौर कीजिएगा कि यहाँ हर आँख झूठी है, यहाँ हर कान कच्चा है। यहाँ हर आँख झूठी है, यहाँ हर कान कच्चा है। और अभी कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था हमारे पड़ोस में। भाभी जी बोली भैया से कि मुझे वही वाली साड़ी चाहिए जो पड़ोसन लेके आई है। तो उसने पूछा कितने की है? बोला कि वो 1800 की बोल रही है, लाल कलर की रेशमी और बनारसी है। बोले पागल, चंदेरी है और 1800 की नहीं 2200 की है। अब इस बात पे झगड़ा करने की क्या जरूरत है? सुनिएगा कि सुनो प्रियतम मेरे भोले, ये कहती आज मत वाली। सुनो प्रियतम मेरे, क्योंकि गृह मंत्रालय का वो अपने में ही व्यस्त है, अभी भी वो किसी की नहीं सुन रही, वो किसी की नहीं सुन रही। कि सुनो प्रियतम मेरे भोले, ये कहती आज मत वाली। दिला दो रेशमी साड़ी कि जल जाए बगल वाली। क्योंकि पूरा इंटेंशन यही है, जलनी वो चाहिए, साड़ी तुम दिलाओ, जलनी वो चाहिए। कि सुनो प्रियतम मेरे भोले, ये कहती आज मत वाली। दिला दो रेशमी साड़ी कि जल जाए बगल वाली। और धमकी सुनिएगा, करो वरना तुम्हें चिंता मिलेंगी रोटियां कैसे। करो वरना तुम्हें चिंता मिलेंगी रोटियां कैसे। करो इच्छा मेरी पूरी हो चाहे जेब भी खाली। करो इच्छा मेरी पूरी हो चाहे जेब भी खाली। मेरे भाई इतने साइलेंट बैठे हैं जैसे उनको उनके दर्द दुखती रग पे हाथ रख दिया मैंने, एकदम साइलेंट हो गए हैं। तो वो फिर कहते क्या है कि जब से मिली हो जीना तो दुश्वार किया है। अभी कुछ गेस्ट हमारे बीच पधारे, हार्दिक स्वागत है आपका आदरणीय, पधारिए। कि जब से मिली हो जीना तो दुश्वार किया है। ये भी प्यार ही है कि जब से मिली, आपको नहीं है, आप ध्यान मत दीजिएगा बहन प्लीज, ये पहले से चल रहा था, आपने कुछ मिस कर दिया। कि जब से, भाई साहब आप समझ सकते हैं कि जब से मिली हो जीना तो दुश्वार किया है। हर बात पे रूठी बड़ा तकरार किया है। जब से मिली हो जीना तो दुश्वार किया है। हर बात पे रूठी बड़ा तकरार किया है। मैं हार बैठा प्यारी मनाने रिझाने में। मैं हार बैठा प्यारी मनाने रिझाने में। कहती यही हो तुमने बड़ा प्यार किया है। कहती यही हो तुमने बड़ा प्यार किया है। और अब एक छंद पढ़ूंगी, गृह मंत्रालय थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि इसके बाद सबकी आंखें खुलेंगी और जितने यहाँ पर पुरुष वर्ग बैठा है संसद भवन, सब बहुत प्रसन्न होने वाले हैं। बहुत, इतनी प्रसन्नता कभी नहीं मिली होगी। सुनिएगा कि शादी के पहले क्या स्थिति होती है पुरुषों की, जब या तो लव मैरिज हो अरेंज मैरिज, जब देखने जाते हैं लड़की को तो वाह, मेरी वाली अलग है, उसके जैसे कोई नहीं है। सुनिएगा कि नैन कारे कजरारे मतवारे बड़े प्यारे, ऐसा लगे मैं के दो प्याले वो नशीले हैं। कि नैन कारे कजरारे मतवारे बड़े प्यारे, ऐसा लगे मैं के वो प्याले दो नशीले हैं। नाजुक अदाओं वाली गालों में हया की लाली, हंसे दे तो फूल झरे बोल भी सुरीले हैं। पढ़ी लिखी टिप टॉप सुनती है हिप हॉप, गोरा रंग अंग अंग सुघड़ गठीले हैं। अब बाबू शो न कहे के वो हमको पुकारे जब, कोई नहीं है क्या बाबू शो? कि बाबू शो न कहे के जो हमको पुकारे जब, ऐसा लगे हम ही तो कुंवर सजीले हैं। लक्ष्मी का रूप लागे सोए सब भाग जागे, जिंदगी के अब सारे दिन ही रंगीले हैं। लाख लाख धन्यवाद सासू और ससुर जी को,
लाख लाख धन्यवाद, क्योंकि शादी नहीं होती सास ससुर बन जाते हैं, लड़कियों के लड़कों की अलग ही एक्साइटमेंट होती है कि लाख लाख धन्यवाद सास और ससुर जी को जिनकी कृपा से हुए हाथ पांव पीले हैं। अब हाथ पांव पीले तो हो गए, अब आगे की कहानी सुनिए शादी के बाद की, कि बात जैसी बात नहीं पर कोई बात नहीं, हमने तो सहना भी दुख से ही सीखा है। आप दुखती रग पे हाथ रखूंगी कि बात जैसी बात नहीं पर कोई बात नहीं, हमने तो सहना भी दुख से ही सीखा है। और जली कटी जो भी पाते, जली कटी जो भी पाते, मौन हो के सब खाते, रोटी हो या बात मिले हलवा भी तीखा है। कल थी कुसुम कली आज लगे छिपकली, ये मन की भाव है, कोई कहता नहीं, अंदर यही चल रहा है कि कल की कुसुम कली आज लगे छिपकली, सारे सुख सपनों का हो गया पलीता है। कि आंसू के चलाती बाण, आंसू के चलाती बाण, दिल में चले कटार, ब्लैकमेल करने का सही ये तरीका है। कल थे जो रणवीर आज लगे फटी खीर, कल थे जो रणवीर आज लगे फटी खीर, आई बड़ी खुद को समझती दीपिका है। कहती है मेरी सारी जिंदगी खराब हुई, कहती है मेरी सारी, क्योंकि महिलाएं बहुत ताना देती हैं पुरुषों को, तुमसे शादी करके मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कि कहती है मेरी सारी जिंदगी खराब हुई, तुम संग ब्याह कर भाग मेरा फूटा है। सुनते ही यह भाग सूख गए मेरे प्राण, सुनते ही यह बात सूख गए मेरे प्राण, बकरी से कहे कोई डरा तुमसे चीता है। क्योंकि ये बड़ी विडंबना है, कहते नहीं है पर चल यही रहा होता है। और मुझे लग रहा है कि इतने ज्यादा दुखी हो गए कि गम के सागर में डूब गए। थोड़ा सा ताली रेस्टिंग हो जाए एक बार। ये तो मजाक की बात है, आपने उनकी दुखती रग को छेड़ दिया सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी भी, आप उतनी देर से यहाँ जो दुखड़ा रो रहे थे, मैं अब आपने याद दिला दी उसकी। जी बिल्कुल। जो देखिए सच्चा प्यार, देखिए इस उम्र में स्कूल का प्यार जो ढूंढ रहा है, और यही नहीं है, कोई भी गैदरिंग में ये वाला ट्रिक सुनील जी जरूर आजमाते हैं। अच्छा पिछले दिनों, अच्छा एक सत्यनारायण की कथा रखवा दो, शायद कुछ हो जाएगा। जरूर। पिछले दिनों सुनील जी, सच बिल्कुल यथार्थ बात है, पिछले दिनों लखनऊ गई थी मैं एक कार्यक्रम के लिए। अच्छा लखनऊ एयरपोर्ट में आप कभी उतरिए, बलबीर जी देखिए वहां पे लिखा हुआ है मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। मैं देखा, मैं मुस्कुराई, मेरा तो कार्यक्रम था, मेरा तो वहां लिफाफे का इंतजाम था, मुझे मुस्कुराना ही है। मुस्कुराइए आप लखनऊ में, जैसे बाहर निकली दो लोग लड़ रहे थे। मैं बहुत देर तक उनको देखती रही ध्यान से, फिर मैंने जाकर उनको समझाया, तब जाके लड़ाई शुरू हुई। फिर तो मारपीट भी हुई होगी। नहीं, फिर वो सब हुआ मुझे पता नहीं, मैं तो बैठ के चली आई थी गाड़ी में अपना, मैं देख रही थी कि चलो अच्छा, मैं तो मुस्कुरा रही थी क्योंकि मैंने तो फॉलो किया कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में। चलिए ये सब बातें तो है जीवन की बहुत सारी, लेकिन एक मुक्तक रखती उसके बाद शुरू करूंगी, प्यार की बेवफाई का है, सुनिएगा। क्योंकि जब कोई किसी को भुलाने में बड़ा बिजी हो जाता है ना, तो उसको लगता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो सुनिएगा कि बहुत मशगूल है वो भुलाने में हमें। जिस लड़की को या जिस लड़के को मनाने में कई कई साल बीत जाते हैं, और अचानक से जब ऐसा मोमेंट आता, सुनिएगा कि बहुत मशगूल है वो भुलाने में हमें, जिन्हें सदियां लगी थी मनाने में हमें। वो कहते हैं तुम्हारे थे तुम्हारे ही रहेंगे हम, वो कहते हैं तुम्हारे थे तुम्हारे ही रहेंगे हम। नजर फिर क्यों झुका ली बताने में हमें, नजर फिर क्यों झुका ली बताने में हमें। और एक गीत पढ़ना चाहूंगी। स्वागत। वो गीत ऐसा है कि सुनील जी, एक प्यार होता है ना जो सच्चा वाला,
सच्चे प्यार में कोई वादा नहीं होता। हमें तो हर बार सच्चा होता है। जी आपको तो 5वीं क्लास से हो रहा है। आपके तो वहां नर्स ने भी कहा था मुबारक को प्यार हुआ है आपके यहाँ। वो बोलना भूल गई कि प्यार का परिणाम हो, उसने कहा प्यार ही हुआ है आपके यहाँ। तो सच्चे प्यार में कोई वादा नहीं होता, और प्यार वही सच्चा है जिसमें वादा नहीं होता, क्योंकि वादे वहां पर किए जाते हैं जहां पर इनसिक्योरिटीज होती हैं कि तुम वादा करो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, मैं वादा करती हूं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, तुम वादा करो मेरे लिए चांद तारे लाओगे, ये करोगे वो करोगे। सुनिएगा कि सुनो इश्क में कोई वादा न होगा, सुनो इश्क में कोई वादा न होगा, यहाँ कोई कम कोई ज्यादा न होगा, सुनो इश्क में कोई वादा न होगा। रहे उम्र भर ना हम साथ तो क्या, रहे उम्र भर ना हम साथ तो क्या, दिलों से जुदाई का इरादा न होगा, यहाँ कोई कम कोई ज्यादा न होगा। और अगला बंद रखती हूं कि तुम्हारी हमारी पसंद एक सी हो, जरूरी नहीं रजामंद एक ही हो, तुम्हारी हमारी पसंद एक सी हो, जरूरी नहीं रजामंद एक ही हो, नहीं रजामंद एक ही हो, पूरे करें एक दूजे के सपने, पूरे करें एक दूजे के सपने, वो प्यार होगा छलावा न होगा, सुनो इश्क में कोई वादा न होगा, यहाँ कोई कम कोई ज्यादा न होगा। और आजकल जो होता है ना, लोग प्यार करते फिर घड़ी घड़ी फोन करते, कहाँ हो, क्या किया, खाना खाया, किसके साथ हो। तो उसके लिए समर्पित है एक बन कि कैसे हो तुम, क्या किया आज दिन भर, कैसे हो तुम, क्या किया आज दिन भर। प्रशांत जी सुनिएगा कि कैसे हो तुम, क्या किया आज दिन भर, कितनी दफा हमको किया याद दिलबर, ऐसी वफा हम कर ना सकेंगे, ऐसी वफा हम कर ना सकेंगे, चाहेंगे दिल से दिखावा न होगा, सुनो इश्क में कोई वादा न होगा, यहाँ कोई कम कोई ज्यादा न होगा, सुनो इश्क में कोई वादा न होगा, रहे उम्र भर ना हम साथ तो क्या, दिलों से जुदाई का इरादा न होगा, सुनो इश्क में कोई वादा न होगा। और एक गीत और पढ़ूंगी, इसके बाद अपना स्थान ग्रहण करूंगी। सुनील जी आजकल बड़ी समस्या, आजकल बस मैं ये बड़ा, क्योंकि हमारा काम लिखें जो लोगों के हृदय तक पहुंचे, और वो भी लिखें जो समाज में घटित हो रहा है। यदि कोई कवि लोगों की आंख खोलने का काम ना करे तो हमें कोई हक नहीं कि हम इस समाज का चौथा स्तंभ कहलाएं। इसलिए एक सामाजिक कविता पढ़ती हूं, उसके बाद आप सबसे अनुमति लूंगी। कि जब भी हुई, आज अभी कुछ दिन पहले की घटना है, कि जब भी हुई है जग में छल दंभ की लड़ाई, जब भी हुई है जग में छल दंभ की लड़ाई, कोई द्रौपदी गई है तब दांव पे लगाई, कोई द्रौपदी गई है तब दांव पे लगाई, जब मौन हो के बैठे बल बुद्धि धर्म अर्चन, जब मौन हो के बैठे बल बुद्धि धर्म अर्चन,
तब आसमान कोई बिजली नहीं गिराई, तब आसमान कोई बिजली नहीं गिराई। और बड़ी विडंबना है कि जब लड़ाइयां होती हैं ना तो गालियां जो निकाली जाती हैं उस पर सुनिएगा कि दो गुट लड़े नगर में, गलियों में और घर में, दो गुट लड़े नगर में, गलियों में और घर में, संघर्ष हो रहा था पुरुषों में और अहम में, संघर्ष हो रहा था पुरुषों में और अहम में। नारी नहीं थी लेकिन गाली बरस रही थी, नारी नहीं थी लेकिन गाली बरस रही थी, और गाली के बीच नारी ही नग्न हो रही थी, गाली के बीच नारी ही नग्न हो रही थी। सबको मिली थी तृप्ति, गाली देने के बाद कितनी संतुष्टि मिलती है कि सबको मिली थी तृप्ति, सबने अगन बुझाई, सबको मिली थी तृप्ति, सबने अगन बुझाई। सब लौट के घर आए, घर में वही थी माई, सब लौट के घर आए, घर में वही थी माई। जब बेटियां घरों से गलियों के बीच लाई, जब बेटियां घरों से गलियों के बीच लाई, तब इस धरा की छाती पल भर न डगमगाई, तब इस धरा की छाती पल भर न डगमगाई। जब जब हुई है जग में छल दंभ की लड़ाई, कोई द्रौपदी गई है तब दाव पे लगाई, कोई द्रौपदी गई है तब दाव पे लगाई। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। घर पे भी सुनते हैं और यहाँ भी सुनना पड़ता है। और प्राची जी ने कई बार देखा, मैं कुछ बोलने की कोशिश तो मुझे यहाँ पे मतलब बोलने नहीं दे रही, वो अपने पति का क्या हाल करती होगी बाहर। बहुत आपने दुखती रग छेड़ी है आपने हम पतियों की, बहुत सारी दुखती रग आपने छेड़ी हम लोगों की। और देखिए सही मानने में मेरा तो घर में तो मेरी भी ऐसी छवि है कि पत्नी सोच सोच के दुखी है कि पति कवि है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, आपका भी घर में हाल कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। आपके वाली भी रोज मंदिर जाके वो नारियल नहीं फोड़ती है, भगवान कितना अच्छा पति दियो, जाके शरीर फोड़ती है, भगवान ही की दे दियो। और देखो पति तो जब मजदूर की है, मुकेश अंबानी की, जब गुस्से में होती है तो एक ही बात कहती है कि मेरे कर्म फूटे थे जो ऐसे आदमी के पल्ले पड़ी। मतलब मेरे दिमाग खराब हो गया था कि शादी के लिए हाँ कर दी, अच्छी बोली गुप्ता जी के लड़के से शादी हो रही थी, जिंदगी भर ऐश करती। अच्छा मजे की बात यह है कि गुप्ता जी के लड़के की जो पत्नी है वो भी यही कहती है कि मेरे कर्म फूटे थे जो गुप्ता जी के लड़के शादी हो गई, अच्छी बोली सुनील तरुण से शादी हो रही थी। तो कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आप ये सारी बातें कैसे कह लेते हैं। जनरली आज मेरी पत्नी यहाँ पे नहीं है, जनरली वो सामने रहती है तो मैं उसके सामने ही बात कर लेता हूँ उसे। तो कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आपकी पत्नी सामने बैठी हुई है और फिर भी आप ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं। ये मैं बहुत काम की बात बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप निकल जाएगा ये ऊपर से आपका। तो कई लोग पूछते हैं कि आप ऐसा कैसे कर लेते हो कि पत्नी आपके सामने बैठी हुई है और वो सारी बात कैसे कर लेती है। मैं बोला देखो इसके दो कारण हैं। पहला तो ये है कि उसकी और मेरी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है, उसे पता है कि कमा तो मेरी नाम पे रहे हो, तो जैसे यहां से निकलते लिफाफा वो ले लेती है, मतलब ले क्या लेते, छीन ही लेती है। और दूसरा ये भी है कि मेरे पास में पत्नी वशीकरण मंत्र है। मतलब ये आपने आज तक किसी ने आपको पत्नी वशीकरण मंत्र नहीं दिया होगा। मैं आपको अगर चाहो तो पत्नी वशीकरण दे के जाऊंगा। एक बार प्रशांत जी ने मेरे से पूछ लिया था, मैंने बताया कि वो क्या है पत्नी वशीकरण मंत्र। मैं बोला कुछ नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको हर रविवार को सुबह को उठना है, भाभी जी के उठने से पहले उठना है और आपको चाय बनानी है और प्यार से लेके भाभी जी को जगाना है और चाय लेके जानी है। और 4 पंक्तियां आपको दे रहा हूं, 4 पंक्तियों का ये मंत्र है। 4 पंक्तियों का मंत्र को सुना देना और पूरा आपको एक हफ्ता पूरा आराम से निकल जाएगा। बोले क्या है मन का, उसको ये बोलना है कि जितने ख्वाब देखे हैं मेरे हर ख्वाब में तुम हो। थोड़ा सा बताइए फीलिंग के साथ में कहेंगे तो इसका असर ज्यादा होता है इसका मंत्र का, कि जितने ख्वाब देखे हैं मेरे हर ख्वाब में तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो कि हर एहसास में तुम हो।
और अगर चाहे तलाशी ले लो तुम हर एक धड़कन की, और धड़कता है ये दिल क्योंकि मेरी हर सांस में तुम। प्रशांत जी बोले कि ऐसे नहीं यार सुनील जी, लिख के दे दो, भूल जाऊंगा। अब उन्होंने एक पर्ची बना ली, वो तो उनको खैर बचपन से ही है, जब स्कूल जाते थे कॉलेज जाते थे पर्ची बनाने की आदत है। उन्होंने पर्ची बना के जेब में डाल ली। संडे को सुबह सुबह उठे, फर्स्ट क्लास चाय बनाई। चाय बनाने के बाद में अपना साथी जी को जगाया, और जगाने के बाद में उसको देखिए चाय है, और देख भगवान तो इसे कुछ कहना है आज। कहने लगे क्या कहना है? अब ये पर्ची ढूंढने लगे और पता लगा वो तो धुल गई। अब पर्ची गायब, ये बेचारे बहुत परेशान, कहने भगवान क्या करूं, वो तो धुल गई, मुझे कहना था। अब वो फिर गुस्से में, तो एक काम ढंग से नहीं होता है, एक काम ढंग से नहीं होता, एक काम का कहा कहना भी है, वो भी लिख के लेके, और वो भी ढंग से नहीं हुआ है। अभी ना कुछ सोच आने की मतलब, देख भगवान बिना मतलब में तो परेशान मत हो, और देख दिल चीर के देख ले, बस तेरा ही नाम लिखा है। बस वो दिन और आज का दिन भाभी जी चाकू लेके घूम रही है, अब तो देखना ही देखना है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, और क्योंकि समय कम है तो हालांकि मैं कुछ और भी सुनाना चाहता था, लेकिन वो समय नहीं है उतना। तो जैसे आपने आदेश किया है, एक पिता की रचना है जिसने मुझे मतलब पूरा हिंदुस्तान घुमाया और देश के बाहर भी मुझे लेके गई। एक रचना है, पिता की रचना है, कि आपने बहुत सारी रचनाएं सुनी होंगी माँ के ऊपर। और माँ के ऊपर तो आपने देखा है ना, माँ के ऊपर बहुत सारे गाने हैं सर तिवारी जी, बहुत सारे गाने। आप हिंदी फिल्म उठा के देख लो, तेरी उंगली पकड़ के चला, है ना, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी, मतलब इतने सारे गाने हैं कि आप उठा के देख लो बलबीर जी, बहुत सारे गाने आपको मिलेंगे। लेकिन पिता के ऊपर कोई एक गाना नहीं, पिता के ऊपर उठा के देखो कोई गाना नहीं। मैंने जब ढूंढा 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 तो एक गाना मिला, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। मतलब आपके ऊपर कुछ भी नहीं है। बहुत सारी बेटियां यहां बैठी हुई हैं, महिलाएं बैठी हुई। देखिए आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो, आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो, आपकी एज क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक जो महिला है, एक जो बच्ची है, वो अपने सबसे नजदीक अगर किसी की होती है तो अपने पिता के नजदीक होती है। दुनिया में हर शख्स, चाहे भाई भी हो सकता है, वो बेटा भी हो सकता है, और इवन पति भी हो सकता है, कोई भी धोखा दे सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि सब देते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो धोखा दे। लेकिन सिर्फ एक ही इंसान है इस दुनिया के अंदर में जो एक किसी महिला को धोखा नहीं दे सकता है, और जो जिसके साथ अगर महिला खड़ी है तो वो उस टाइम पे प्रिंसेस की तरह खड़ी हुई है कि मेरे पापा मेरे साथ में, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। एक बार ऐसा ही हुआ, एक बार एक एयरक्राफ्ट जा रहा था, मतलब कहीं से कहीं जा रहा था, और हवा के अंदर में वो किसी तूफान के अंदर में फंस गया। अब जब तूफान आया तो उसमें एक 10 साल की बच्ची थी। वहां पे अनाउंस हो रहा था कि भाई हम तूफान में फंस चुके हैं, अपनी सीट बेल्ट जो है वो बांध लीजिएगा, और तूफान बहुत तेज है। और सब लोग चिल्लाने लगे, कोई ईश्वर को याद कर रहा है, कोई अल्लाह को याद कर रहा है, जिसके जो भी भगवान थे उसको याद कर रहा है। हर आदमी मतलब याद कर रहा है, सब कोई रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन वो 10 साल की जो बच्ची थी वो आराम से अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। कभी उसे प्यार करती, कभी उसे खाना खिलाती, कभी उसे बात करती, कभी उसे गले से लगाती, मतलब उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं। सब लोग देख रहे हैं कि छोटी सी बच्ची है, और देखो 10 साल की बच्ची, इसको जरा भी डर नहीं लग रहा है। जबकि सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि जब तक मेरे पिताजी हैं वो अपनी बिटिया को कुछ नहीं होने देंगे। ये होता है एक बेटी का अपने पिता के ऊपर विश्वास। तो बस वही कुछ पंक्तियां, जज्बात कुछ निकले थे अंदर से, वो निकालने की कोशिश कर रहा हूं। आप बिल्कुल ताली नहीं बजाएंगे तो मुझे चलेगा, कोई ताली बजाने की जरूरत नहीं है। आप ये समझिएगा कि जैसे हम भगवान की आराधना करते हैं, वैसे ही हम आप अपने पिता की आराधना कर रहे हैं। जैसे शांत उस समय आराधना पे होते हैं, तो पिता की एक आराधना है, एक कुछ 5 मिनट की एक रचना है, वो आप सुनिएगा, बहुत शांति सुनिए, तालियां नहीं बजाएगी चलेगा, सिर्फ सुन लीजिएगा और एक एक शब्द को बड़ा महसूस कीजिएगा। क्योंकि मुझे इस रचना को लिखने में बहुत समय लगा है, और इस रचना ने मुझे पूरी दुनिया के अंदर, मतलब पूरी दुनिया नहीं, कई बाहर भी शेयर कराई है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर शेयर कराई है। तो बात शुरू करता हूँ भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी से। सुनिएगा सर, आप भी सुनिएगा। वचन की खातिर दशरथ ने श्री राम को जब वनवास दिया, वो पिता ही था जिसने गम में अपने प्राणों को त्याग दिया। अगर दशरथ जी श्री राम को वन में जाने का फरमान नहीं देते तो राम राम ही रह जाते, फिर वो भगवान नहीं होते। बात यशोदा और देवकी की तो सब ही करते हैं, लेकिन वासुदेव को तो हम याद तलक ना करते हैं।
तेज हवाएं, रात अंधेरी, जोरों की बरसात थी, मेरे बेटे पर आँच ना आए, मन में बस ये बात थी। लिटा टोकरी में कान्हा को पैदल ही वो निकल गए और पिता के आगे क्रूर कंस के सारे पासे विफल गए। तूफानों के बीच उमड़ती यमुना में एक पिता जब कूद गया, इंद्रदेव ने जब ये देखा उन्हें पसीना छूट गया। यमुना भी नतमस्तक थी, एक पिता को पूरा मान दिया। आपने पढ़ा होगा जैसे जैसे वासुदेव जी आगे बढ़ते थे, यमुना जी का जल उनके चरणों को छूकर पीछे हट जाता था और वासुदेव जी आगे निकल जाते थे। तो तूफानों के बीच उमड़ती यमुना में एक पिता जब कूद गया, इंद्रदेव ने जब ये देखा उन्हें पसीना छूट गया। यमुना भी नतमस्तक थी, एक पिता को पूरा मान दिया और शेषनाग ने बारिश में फन को छतरी सा तान दिया। क्या क्या करके वासुदेव ने कान्हा को जीवन दान दिया, तब जाकर के कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। देखा जाए तो एक पिता अपने बच्चों के जीवन का शिल्पकार होता है, उसे गढ़ता है, मरता है, प्यार से, दुलार से, फटकार से, और एक ऐसी मूर्त तैयार करता है जिसको देश में, दुनिया में, समाज में मान मिले, सम्मान मिले, जो अपने जीवन में बुलंदियों तक जा पहुंचे। लेकिन आज तक हमने पिता को समझने की कोशिश ही नहीं की है। तब कहना चाहता हूं कि एक पिता बच्चों में अपना बचपन और जवानी ढूंढता है। एक पिता बच्चों में अपना बचपन और जवानी ढूंढता है, जो पूरी ना हो सकी वो अपनी अधूरी कहानी ढूंढता है। पिता है तो बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी होगी, इसमें कोई शक नहीं होता। पिता है तो बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी होगी, इसमें कोई शक नहीं होता। पिता ना हो तो उन बच्चों को तो सपने देखने तक का भी हक नहीं होता। भले ही पिता के तन पर फटी हुई बनियाइन और सर पे खिचड़ी से बाल होते हैं, मगर किसी भी विपदा के समय पिता पूरे घर के लिए ढाल होते हैं। माना कि तुम्हारी हर बात में पिता का दखल है, पर यूं समझ लो पिता है तो हर मुश्किल का हल है। बस यूं समझ लो जैसे बीमारी का इलाज इंजेक्शन और कड़वी दवाई है, पिता की हर डांट में भी वैसी ही भलाई है। याद कीजिए जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी हमारे लिए क्या क्या किया करते थे। अरे हमें छींक भी आ जाती थी तो पिताजी परेशान हो जाते थे। हमें हल्की सी खरोंच आ जाती थी तो अपनी गोदी में लिटाकर प्यार से सहलाया करते थे घंटों तक। अच्छा, उनकी कितनी भी तबीयत खराब हो, कितना भी दर्द हो, चुपचाप सह जाते थे, किसी को कुछ नहीं बताते थे। और हमें हल्का सा बुखार भी हो जाता था तो सीने से लगा के डॉक्टर के पास दौड़े हुए चले जाते थे। आज बदले में हमने अपने पिता को क्या दिया है? अरे देना तो बहुत दूर की बात है, आज हमारे पास तो अपने पिता के साथ बैठने की फुर्सत तक नहीं है। वो कुछ समझाने की कोशिश करते तो हमें गुस्सा आ जाता है, उनकी हर बात हमें टोका टाकी लगने लगती है। तब याद दिलाना चाहता हूं कि महंगे एक खिलौने की जिद में तू जिस दिन रोया था, महंगे एक, ये हम सब काफी लोग मिडिल क्लास लोग हैं, मैं खुद मिडिल क्लास हूं, काफी लोग होंगे, और ये पल मेरे ख्याल से शायद काफी लोगों के जीवन में आया होगा, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि पिताजी के पॉकेट में पैसे है या नहीं है, हम चीज की जिद कर बैठते हैं। तो महंगे एक खिलौने की जिद में तू जिस दिन रोया था, उस दिन वो मजबूर बाप भी सारी रात न सोया था। कितनी भी गर्मी सर्दी हो फिर भी काम पे जाता था, खुद पर खर्च नहीं करता था, तेरे लिए बचाता था। तुझको घनी छांव देता और खुद का बदन जलाता था, तुझको वो भरपेट खिलाकर खुद भूखा रह जाता था। और तुझे जिताने की जिद में जिसने खुद को भी लुटा दिया, चार निवाले उसे खिलाकर मत समझो कर्जा चुका दिया। छोटी छोटी बातों पर तू जब उस पर चिल्लाता है, भारी मन से वो बेचारा अक्सर चुप रह जाता है। उसके सीने में भी दिल है, अरे दर्द उसे भी होता है, और मजबूर पिता घर के कोने में चुपके रोता है। अगर आपके पिता जीवित हैं
तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हो, क्योंकि एक पिता तो पूरी दुनिया से लड़ जाता है कि उसका बच्चा परेशान हो। रचना की अंतिम पंक्ति आपको सौंपता हूं। इससे पहले वो तुझे छोड़कर इतना दूर चला जाए, इससे पहले वो तुझे छोड़कर इतना दूर चला जाए और तेरे घर की दीवारों पर तस्वीरों में रह जाए। इससे पहले वो तुझे छोड़कर इतना दूर चला जाए, तेरे घर की दीवारों पर तस्वीरों में रह जाए। दिल पर रखकर हाथ तो खुद से एक वादा तो करके दे, जितना प्यार दिया उसने उससे आधा तो करके दे। उंगली पकड़ के चलना सीखा, उसकी लाठी बनकर दे। बुझता हुआ चिराग है, कुछ पल उसकी बाती बनकर देख। अपने हाथों से ग्लास पकड़कर पानी उसे पिला कर दे। अपने हाथों से ग्लास पकड़कर पानी उसे पिला कर दे। एक निवाला अपने हाथों से तो कभी खिला कर दे। अपने हाथों से ग्लास पकड़कर पानी उसे पिला कर दे। एक निवाला अपने हाथों से तो कभी खिला कर दे। और कभी शाम को प्यार से उसकी गोदी में सर रख कर दे। कभी शाम को प्यार से उसकी गोदी में सर रख कर दे और बाबूजी कहकर उसके सीने से कभी लिपट कर दे। कभी शाम को प्यार से उसकी गोदी में सर रख कर देख, बाबूजी कहकर उसके सीने से कभी लिपट कर दे। फिर पिता के आशीषों से तू आगे ही बढ़ता जाएगा। अरे हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर मंजिल तू पा जाएगा। पिता के जैसा दुनिया में कोई इंसान नहीं होता और पिता से बढ़कर दुनिया में कोई भगवान नहीं होता। पिता से बढ़कर दुनिया में कोई भगवान नहीं होता। बहुत बहुत आभार आपका, आपने प्यार दिया, मोहब्बतें दी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज का ये कार्यक्रम यहीं पर हम समाप्त करते हैं, पहला सेशन जो आज का है। और यही कहूंगा जाते जाते कि चिरागों, बशीर बद्र का एक शेर है कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कहीं कोई गलती कह दिया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपकी मोहब्बतों के लिए, आपके प्यार के लिए मैं सदैव हम आभारी रहेंगे। आप जब भी बुलाएंगे चला आऊँगा। मैं कोई गुजरा वक्त नहीं कि आ ना सकूँ, जब भी आप याद करोगे मैं चला आऊँगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भले ही पत्नी को, पुरुष अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत किसी से करता है तो सिर्फ अपनी पत्नी से करता है। ये सच है। हम लोग हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि एक पुरुष दुनिया का बड़े से बड़ा बोझ अपने कंधों पे उठा सकता है, लेकिन अपनी पत्नी के आंखों से टपके हुए 2 आंसुओं का बोझ उठाना किसी पुरुष के बस के बाहर है। और एक समय ऐसा भी आता है, सब मेरे ख्याल तिवारी जी मेरी बात सब रिलेट करेंगे, एक उम्र के पहुंचने के बाद में एक समय ऐसा भी आता है कि कल को अगर मैं नहीं रहा तो इसका क्या होगा। आता है ये सब ख्याल एक उम्र में पहुंचने के बाद, जैसे 60 से ऊपर होते हैं, कि कल को मैं नहीं रहा तो कल को ये नहीं रही तो मेरा क्या होगा। पहले तो ये सोचता है ये नहीं रहे तो मेरा क्या होगा, और फिर ये सोचता है कल को मैं नहीं रहा तो इसका क्या होगा। और उसके लिए फिर वो इंश्योरेंस भी कराता है, उसकी गाड़ी लेता है, बंगला लेता है, सब कुछ कराता है। तो ये भी बिल्कुल हमने जो भी कहा था अभी तक वो सब झूठ था, जो तिवारी ने बोला वो बिल्कुल सच है। एक पुरुष जो है अपनी पत्नी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, उससे ज़्यादा मोहब्बत किसी से कर ही नहीं सकता है। और जाते जाते बस सरस्वती पुत्र हूँ तो मैं थोड़ा सा मतलब कुछ शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक बार 24 घंटे में एक बार सरस्वती माँ हमारी जिह्वा पे विराजमान रहती है। और सरस्वती पुत्र तो मतलब भगवान करे इस समय पे सरस्वती माँ मेरी जिह्वा पे विराजमान हो। तो जाते जाते कहूँगा कि जो यहाँ पे कुंवारे बैठे हैं उन सबकी शादी हो जाए, और जो शादीशुदा हैं, गलत मत सोचिएगा, नहीं आप गलत सोच रहे, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो शादीशुदा हैं उनकी पत्नी उनकी बात मानने लगे, उनका सम्मान करने लगे, उनसे कभी लड़ाई ना करे, शॉपिंग के लिए जिद ना करे, बात बात पर आंखें ना दिखाए, पति को उसकी गलतियां ना गिनाए, पति देर से घर आए तो कोई सवाल ना करे, किसी तरह का कोई बवाल ना करे, एकदम खामोश रहे,
ज्यादा खटपट ना करे और पति पर जरा भी शक ना करे। और जिस दिन पति का अपने दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करने का मूड हो तो उसे खुशी खुशी जाने दे, और जिस दिन पति का घर में ही पीने का मूड हो तो तुरंत भुने हुए काजू बादाम और मखाने दे।